हमारे अंग्रेजी ख्वां दोस्त चाहे माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी जब कभी लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोट-पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना मैदान की जरूरत है, न शिंगाड़, नेट की, न बल्ले की। मजे से किसी दरख्त की एक शाख काट ली, गिल्ली बनाई और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि इनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 रुपया खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहां गिल्ली डंडा है कि बगैर हींग फिटकरी के लगे रंग चोखा देता है। लेकिन हम अंग्रेजी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीजों से हमें नफरत सी हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना सिर्फ खेल की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि हिंदुस्तानी खेल खिलाएं जो बगैर पैसे कौड़ी के खेला जाता है। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास रुपया है। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर फिजूल खर्चियां क्यों मढ़ते हो? ठीक है, गिल्ली से आंख फूट जाने का अंदेशा रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का खदशा नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गिल्ली लग जाने का दाग आज तक लगा हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट भी रखते हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी पसंद है। और बचपन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे शीरीं याद है। वो अलग सुबह घर से निकल जाना, वो दरख्तों पर चढ़कर टहनियां काटना और गिल्ली डंडे बनाना, वो जोशो खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वो पिदना और पिदाना, वो लड़ाई झगड़े, वो बेतकल्लुफ सादगी जिसमें छूत छात, गरीब अमीर की कोई तमीज ना थी, जिसमें अमीराना चोचलों और गुरूर और खुद नुमाई की गुंजाइश ना थी। वाली साहब चौके पर बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है, लेकिन उनके ख्याल में मेरा तारीक मुस्तकबिल टूटी हुई किश्ती की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पिदाने में मस्त हूं। ना नहाने का ख्याल है, न खाने का। गिल्ली है तो जरा सी, मगर इसमें दुनिया भर की मिठास और आशिकों का लुत्फ भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की झपट। गिल्ली कैसी ही हो, इस तरह झपटता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कौन थे, कहां रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गिल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत यकीनी थी। हम सब उसे दूर से आता देखकर उसका इस्तकबाल करते थे और उसे अपना गुయ్యా मना लेते थे। सफ़ा नंबर 4। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। मैं पिद रहा था, वो पिदा रहा था। लेकिन अजीब बात है कि पिदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पिदना 1 मिनट भी सहा नहीं जाता। मैंने गला छुड़ाने के लिए वो सब चालें चलीं जो ऐसे मौके पर खिलाफे कानून होते हुए भी काबिले माफी हैं। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर पीछा ना छोड़ता था। मैं घर की तरफ भागा। मिन्नत समाजत और खुशामद का कोई असर ना हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, ए, मेरा दाव देकर जाओ। पिदाया तो बड़ा बहादुर बनकर, पिदने के वक्त क्यों भागते हो?
ए, मेरा दाव देकर जाओ। पिदाया तो बड़ा बहादुर बनकर, पिदने के वक्त क्यों भागते हो? अच्छा, तुम फिर पिदाओ तो मैं दिन भर पिटता रहूंगा। हाँ, तुम्हें दिन भर पिदना पड़ेगा। खाने ना जाऊं न पीने। हाँ, मेरा दाव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं? हाँ, तुम मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखो तो मेरा क्या कर लोगे? अरे घर जाओगे कैसे? दिल लगी है क्या? दाव दिया है तो दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो रख दो। वो तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था, मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने गया था क्या? जब तक मेरा अमरूद ना दोगे, मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था इंसाफ मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी गरज की वजह से ही अमरूद खिलाया होगा। कौन किसी के साथ बेगरजाना सलूक करता है? भीख तक तो गरज ही के लिए देते हैं। जब गया ने मेरा अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या हक हासिल है? रिश्वत देकर तो लोग खून छिपा जाते हैं। वो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर बेइंसाफी थी। सफ़ा नंबर 5। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ए, मेरा दाव देकर जाओ। मैं अमरूद समरूद कुछ नहीं जानता। मुझे इंसाफ का जोर था। हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी। उसने उससे भी सख्त गाली दी, और गाली ही नहीं, एक डंडा भी जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे उस हथियार का मुकाबला ना कर सका। भागा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक लौंडे के हाथों पिट गया। मुझे उस वक्त भी बेइज्जती का बाइस मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों वाली साहब का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से जुदा होने का बिल्कुल अफसोस ना हुआ। वाली साहब अफसोस करते थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी अफसोस करती थीं। यहां सब चीजें सस्ती थीं और मोहल्ले की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से शेखी बघा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़ी ही होते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूलों में कोई मास्टर अगर लड़कों को पीटे तो उम्र कैद हो जाए। मेरे दोस्तों की हैरत से फटी आंखें और मुताजिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वो ताकत होती है जिसे हम, जो सच को झूठा बना देते हैं, नहीं समझ सकते। दोस्त कह रहे थे, अरे तुम खुशकिस्मत हो भाई, हमें तो इसी गांव में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की है और किसी जिले का दौरा करते हुए इसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। इस जगह को देखते ही बचपन की इस कद्र दिलकश और शीरीं याद ताजा हो उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर को निकला। आंखें किसी प्यारे मुसाफिर की तरह बचपन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थीं जिनके साथ कितनी ही यादगारें वाबस्ता थीं। आंखें किसी प्यारे मुसाफिर की तरह बचपन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थीं जिनके साथ कितनी ही यादगारें वाबस्ता थीं। लेकिन उस मानूस नाम के अलावा वहां कोई शनासा नहीं मिला। जहां खंडर था, वहां पक्के मकानात खड़े थे। जहां बरगद का एक पुराना दरख्त था, वहां अब एक खूबसूरत बगीचा था।
उस जगह की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नामो निशान का इल्म ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता था। वो पुरानी यादगारें बाहें फैला फैला कर अपने पुराने दोस्तों के गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थी। मगर वो दुनिया बदल गई थी। जी चाहता था कि इस जमीन से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गईं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताजा है। सफ़ा नंबर 6। अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाठ हैं, रौब और इख्तियार के लिबास में हूं। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गिल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए लहजे में कहा। हाँ है तो। लड़का दौड़ा हुआ गया और जल्द एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता हुआ दिखाई दिया। मैंने दूर से ही पहचान लिया। उसकी तरफ लपकना चाहता ही था कि उसके गले से लिपट जाऊं, मगर कुछ सोच कर रह गया। मैं बोला, कहो, क्या मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में रहे? हाँ हाँ, बहुत मजे में हूं। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइज हूं। माता दीन, दुर्गा दोनों डाकिये हो गए हैं। और आप? अ, मैं जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अच्छा ये बताओ, अब भी गिल्ली डंडा खेलते हो? मैंने गया की तरफ सवाल की आंखों से देखा। गिल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे ही से छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, आओ आज हम तुम खेलें। तुम पिदाना, हम पिदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा ऑफिसर। मेरा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर उसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वो लुत्फ कहां रहेगा, लेकिन खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर फैसला हुआ, दोनों बस्ती से दूर तन्हाई में जाकर खेलें। वहां कौन देखने वाला बैठा होगा, मजे से खेलेंगे और बचपन की मिठाई को खूब मजे ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले और साथ ही एक कुल्हाड़ी ले ली। सफ़ा नंबर 7। मैं मतानत के साथ ये सब कुछ कर रहा था, मगर गया अभी तक मजाक समझ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और वलवले का कोई निशान ना था। शायद हम दोनों में जो फर्क हो गया था, वो उसे सोचने में महू था। मैंने पूछा, तुम्हें भी हमारी याद आती थी? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करके क्या करता हुजूर, किस लायक हूं। किस्मत में कुछ दिन आपके साथ खेलना लिखा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। वो डंडा जो तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने शर्माते हुए कहा, सरकार, वो लड़कपन था, उसकी याद न दिलाइए।
वाह, वो मेरे उन दिनों की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वो अपना इज्जत और बड़ाई में पाता हूं, न दौलत में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मगरिब की तरफ कोसों भीमताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी वक्त कमल के फूल तोड़ने जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जून की शाम केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर दरख्त पर चढ़ गया और एक शाख काट लाया। झटपट गिल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने राब में गिल्ली रखकर उछाली और गिल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गिल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। ये वही गया था जिसके हाथों में गिल्ली आप ही आप आकर बैठ जाती थी। वो दाहिने बाएं हो, गिल्ली उसकी हथेली में पहुंचती थी। जैसे गिल्लियों पर जादू करके उसने बस में कर लिया हो। नई गिल्ली, पुरानी गिल्ली, छोटी गिल्ली, बड़ी गिल्ली, नोकदार गिल्ली, सभी उससे मिल जाती थीं। गोया उसके हाथों में मकनातीसी ताकत थी जो गिल्लियों को खींच लेती है। लेकिन आज गिल्लियों को उससे वो मोहब्बत नहीं रही। फिर तो मैंने उसको पिदाना शुरू किया। मैं तरह तरह के फरेब कर रहा था। मश्क की कमी बेईमानी से पूरी कर रहा था। दांव पूरा होने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि कायदे के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी। गिल्ली पर जब हल्की चोट पड़ती और वो जरा सी दूर गिर पड़ती तो लपक कर खुद ही उठा लाता और दोबारा टल लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था और कुछ न बोलता था, गोया उसे तमाम कायदे कवानीन भूल गए हों। उसका निशाना कितना बेखता था। गिल्ली उससे निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वो गिल्ली डंडे से लगती ही नहीं है। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पिदाने के बाद गिल्ली एक बार डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गिल्ली डंडे के बिल्कुल पास से गई है, मगर लगी नहीं। सफा नंबर 8। गया ने किसी किस्म की नाराजगी का इजहार नहीं किया। नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, भला तुम बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया मेरी गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। अचानक गिल्ली डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस सबूत के मुकाबिल मुझे किसी तरह का फरेब चलने का हौसला उस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की कोशिश करूं। मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, वरना 2-4 हाथ तो पिदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके गला छोड़ा लूंगा। फिर कौन दांव देने आता है? गया ने फातिहाना अंदाज से कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने लगते देखा? अब मैंने तो नहीं देखा। नहीं सरकार, टन से बोली है। और जो किसी ईंट से लग गई हो तो?
सफ़ा नंबर 9। मेरे मुंह से यह फुकरा कैसे निकल गया, इस पर मुझे खुद हैरत है। इस सच्चाई को झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात कहना। हम दोनों ने गिल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कहना मान लिया। हाँ सरकार, किसी ईंट पर लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पिदाना शुरू किया, लेकिन इस कदर साफ और सरी धोखा देने के बाद मुझे गया की सादगी पर रहम आने लगा। इसलिए जब तीसरी बार गिल्ली डंडे पर लगी तो मैंने बड़ी फराख दिली के साथ दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा, यह न जाने कितनी देर पिदाए, इसलिए इस वक्त तो मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। अब नहीं नहीं, बहुत उजाला है अभी, तुम अपना दांव ले लो। गिल्ली सूझेगी नहीं सरकार। कोई परवाह नहीं। अब गया ने पिदाना शुरू किया, मगर अब बिल्कुल मश्क नहीं थी। उसने दोबारा टल लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार वो चूक गया। 1 मिनट से कम में वह अपना दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पिता, लेकिन 1 मिनट में अपना दांव खो बैठा। मैंने अपनी दिल की वसअत का सबूत दिया। अब एक दांव और ले लो तुम तो पहले ही हाथ में हार गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। तुम्हारी मश्क छूट गई क्या? कभी खेलते नहीं हो? खेलने का वक्त ही नहीं मिलता भैया। हम दोनों मोटर में जा बैठे और चिराग चलते चलते पड़ाव पर जा पहुंचे। गया चलते चलते बोला, कल यहां गिल्ली डंडा होगा सरकार, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। तुम भी आ जाओ जब तुम्हें फुर्सत हो, मैं सभी खिलाड़ियों को बुला लूंगा। मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैच देखने को गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, मगर बेशतर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठे बैठे तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल और उसकी करामत देखकर मैं दंग रह गया। वो टल लगाता तो गिल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदिली आज ना थी। लड़कपन की जो बात थी, आज उसने कमाल की उरूज तक पहुंचा दी थी। कहीं कल उसने मुझे इस तरह पिदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। सफ़ा नंबर 10। उसके डंडे की चोट खाकर गिल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पिदने वालों में एक नौजवान ने कुछ बदउनवानी की। उसका दावा था कि मैंने गिल्ली दबोच ली है। गया का कहना था कि उछली है। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। नौजवान दब गया। गया का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर वो डर गया। मैं खेल में ना था, मगर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का लुत्फ आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि गया कल मेरे साथ खेला नहीं, बल्कि उसने खेलने का बहाना किया। उसने मुझे रहम के काबिल समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, लेकिन उसे जरा भी गुस्सा ना आया, इसलिए कि वो खेल ना रहा था, बल्कि मुझे खिला रहा था, मेरा जी देख रहा था। वो पिदा कर मेरा कचूमड़ निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अब एक अफसर हूं। ये अफसरी मेरे और उसके दरमियान एक दीवार बन गई है।
मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, लेकिन लेकिन उसका हमजोली नहीं बन सकता। लड़कपन था तब मैं उसका साथी था, हम में कोई भेद ना था। ये ओहदा पाकर अब मैं उसके रहम के काबिल हूं और मुझे अब वो अपना जोड़ नहीं समझता। आज आज वो बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूं। प्रेम